नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, यानी कि हम लोग बात करेंगे शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनमें सामान्य सिद्धांतों को लेकर। देखिए, जो सर्वप्रथम यदि शिक्षण सिद्धांत के प्रयोग की बात करें तो एक व्यक्ति हैं जेरोम ब्रूनर। उन्होंने 1963 में सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया था। जो शिक्षण सिद्धांत हैं ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जो शिक्षण विधियां हमें पढ़नी है आगे, वो शिक्षण विधियां दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। एक होते हैं सामान्य सिद्धांत जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, और दूसरा होता है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि जहां मानसिक प्रक्रिया वाली बात आ जाती है विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए। तो जो शिक्षण विधियां हैं वो इन्हीं दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, एक सामान्य सिद्धांत और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो हम एक एक करके बात कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों को लेकर। जो सामान्य सिद्धांत है, जनरल सिद्धांत है, जैसे एक एक करके हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहला सामान्य सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन वाली बात है। क्या कहेंगे आप? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, किसी भी विद्यार्थी के संदर्भ में आप बात करेंगे तो वो नई बातों को जानने के लिए विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करना आवश्यक है। कि विद्यार्थी कोई भी नया बिंदु कब सीखेगा? जब विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा आएगी, जब विद्यार्थी प्रेरित होगा। तो शिक्षण विधियां फिर इसी आधार पर विकसित होती हैं कि विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को कौन सी शिक्षण विधि प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं, इन सभी शिक्षण विधियों में एक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जब विद्यार्थी का मूल्यांकन होता है तो वो शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन है, वो शिक्षक का भी मूल्यांकन है। और उस मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यकता होती है कि किसी शिक्षण विधि में संशोधन की आवश्यकता है तो उसमें वांछित संशोधन भी किया जाता है। बात समझ आ गई? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि यह सिद्धांत विद्यार्थियों के बीच में नई बातें, नई चीजें, नए बिंदु जानने की, सीखने की जिज्ञासा पैदा करता है। बात समझ आई होगी। दूसरा सामान्य सिद्धांत है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। निर्धारण का सिद्धांत। देखिए, हमने कई बार कक्षा में यह बात की है कि कक्षा में आने से पहले हर विद्यार्थी के अपने उद्देश्य होते हैं और ऐसे ही हर शिक्षक के भी उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत क्या कहता है कि यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और अधिगम पर या सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कि विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी इस कक्षा में आया है तो इस कक्षा में आने का विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य की पूर्ति करना ही शिक्षक का उद्देश्य है। दोनों के अपने उद्देश्य हैं, शिक्षक का अपना उद्देश्य है, विद्यार्थी का अपने उद्देश्य है। तो शिक्षक के जो उद्देश्य हैं उनमें से एक उद्देश्य शिक्षक का प्रमुख ये है कि मेरे विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले। बात समझ आ रही है? तो वो विद्यार्थी के जो उद्देश्य हैं, विद्यार्थी जो सीखना चाहता है, अधिगम करता जिसके लिए आया है, जो उसका उद्देश्य है, उसके लिए जो शिक्षण के हम ये कहें जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। विद्यार्थी अधिगम पर विद्यार्थी का अधिक ध्यान केंद्रित हो। यही एक सिद्धांत आप इसी में समझ लेंगे। इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत हमने कई बार जैसे कक्षा में बात की है कि यदि किसी विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई ताकत उसे अधिगम करने से नहीं रोक सकती। ये बात हमने कक्षा में की है। और यदि किसी विद्यार्थी का अधिगम शक्ति इच्छा की, उसके अधिगम करने के लिए इच्छा शक्ति है ही नहीं, वो अधिगम करना चाहता ही नहीं, तो कोई भी उसको अधिगम पे नहीं करा सकता, चाहे कोई कितना ही विद्वान शिक्षक हो। तो शिक्षक और जो पूरा समुदाय आप कह लीजिए, उसके
एक तो शिक्षक, शिक्षार्थी। अब इन दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं। तो शिक्षार्थी की बात कर लें कि उसके अंदर सीखने की, अधिगम करने की वास्तविक रुचि पैदा करनी है। तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थी या आप कह लीजिए शिक्षार्थी, अध्येता, अध्ययन करने वाला और जो समुदाय है उसके बीच में वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यदि विद्यार्थी के अंदर अधिगम करने की रुचि पैदा होगी तो विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक अधिगम होगा, और विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम पर ही शिक्षक का वास्तविक शिक्षण टिका हुआ है। यानी कि शिक्षक का शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक अधिगम हो, विद्यार्थी का अधिगम प्रभावी हो। बात समझ आ रही है? तो विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो अध्ययन करने वाला है, उस अध्ययन करने वाले के अंदर यदि रुचि पैदा की जाए तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। बात समझ आई होगी। यही एक और सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ आप कहेंगे गतिविधि का सिद्धांत। गतिविधि का सिद्धांत एक्टिविटीज के संदर्भ में आप बात कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, विद्यार्थी के सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। कई बार क्या होता है, शारीरिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं, मानसिक गतिविधियां तो शामिल होती ही हैं, कई बार शारीरिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, अपने शिक्षण कार्य में विद्यार्थी के अधिगम को वास्तविक अधिगम बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गतिविधि का सिद्धांत। अगला सामान्य सिद्धांतों में एक सिद्धांत है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, जैसे हमने पहले भी बात की है कि एक व्यक्ति जीवन भर अधिगम करता रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीवन तो हम कहेंगे एक निरंतर अनुभव है। जीवन के में व्यक्ति अपनी जिंदगी से, अपने जीवन के अनुभवों से भी तो अधिगम करता है। तो जीवन एक, आप ये कह लीजिए, एक निरंतर अनुभव है, और शिक्षण को अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जोड़ना होता है। यानी कि विद्यार्थी ने जो सीखा है, विद्यार्थी उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में कर पाए। यही क्या है? जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। हमने कहा जैसे जीवन एक निरंतर अनुभव है। आप दिन प्रतिदिन आप पाएंगे कि प्रतिदिन आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। बेशक वो किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो, बेशक वो किसी पुस्तक से प्राप्त ज्ञान ना हो, अपने जीवन से सीखा है, जीवन की कठिनाइयों से सीखा है, कुछ अपनी त्रुटियों से, अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी असफलताओं से सीखा है। तो जब हम उस प्रत्यक्ष ज्ञान को, जीवन के जो वास्तविक अनुभव से हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को जीवन के साथ जोड़ पाते हैं। ये क्या कहलाता है? जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। तो शिक्षण अधिक स्थायी रूप से आप कह लीजिए जीवन के साथ जुड़ा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार। बात आसानी से समझ आई होगी। एक सिद्धांत है सामान्य सिद्धांतों में चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। अब ये चयन का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे आप देखेंगे कि पहले तो उतने विकल्प नहीं होते थे, लेकिन अब जो ज्ञान का क्षेत्र है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में जितनी जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है अपडेट रहने की, अद्यतन रहने की, उतनी ही जिम्मेदारी, या हम कहें उससे अधिक जिम्मेदारी शिक्षकों की भी है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों को क्या करना है? उद्देश्यों के अद्यतन और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अधिक प्रासंगिक सामग्री है, उस सामग्री को शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थियों तक पहुंचाए, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे, और विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वो उस अधिक प्रासंगिक जानकारी को, सामग्री को लेने में सक्षम हो। ये क्या है? ये चयन का सिद्धांत है। क्योंकि आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन इस तकनीक के समय में ज्ञान का जो क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। तो ऐसे में शिक्षक और शिक्षार्थी
दोनों की जिम्मेदारी है। तो शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अनुसार, जो शिक्षार्थी के उद्देश्य हैं उसके अनुसार अपडेटेड सामग्री दे, अपडेटेड मटेरियल दे, अधिक रिलेवेंट सामग्री जो है, कंटेंट जो है वो प्रस्तुत करे, और विद्यार्थी उस कंटेंट को लेने में सक्षम होना चाहिए। बात समझ आई होगी यहां तक की। सामान्य सिद्धांतों में हमने कई बार पहले भी इसको लेकर बात की है। एक बिंदु है व्यक्तिगत भिन्नता वाला, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने का सिद्धांत। पहचानने का सिद्धांत। देखिए, कक्षा में उपस्थित हर विद्यार्थी, चाहे हम बात कर लें ज्ञान को लेकर या हम बात कर लें उसकी योग्यता को लेकर, मनोदृष्टि को लेकर, क्षमता को लेकर, या सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बात कर ली जाए, तो हर विद्यार्थी क्या होता है, दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होता है, अलग होता है, उनमें अंतर होता है। तो शिक्षण पद्धति जो है, शिक्षण विधियां जो हैं, उनको भी ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि आप ये कह लें कि सभी विद्यार्थी जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सके, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो। यानी कि यदि कक्षा में प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हैं तो वो उस ज्ञान का अपने वास्तविक जीवन में जो प्रयोग कर पाए, ठीक वैसा ही प्रयोग जो समान या आप कह लीजिए औसत बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी हैं, औसत से कम बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी हैं, वो भी उनका प्रयोग कर पाए। ये क्या कहलाता है? सामान्य सिद्धांतों में व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने का नियम है। हर विद्यार्थी कक्षा में जो उपस्थित है वो मानसिक योग्यता के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर, एक कक्षा का विद्यार्थी सभी एक जैसे होंगे या एक आयु वर्ग के विद्यार्थी सभी एक ही बौद्धिक क्षमता वाले होंगे, एक स्तर के होंगे, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हर विद्यार्थी का जो मानसिक स्तर है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो अलग अलग हो सकती है। तो सभी के लिए अपने जो उद्देश्य है विद्यार्थियों की, वो सभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें, सभी अपने जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। इसके लिए क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियां होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। आपको याद आएगा जब हमने पहले बात की है, कक्षा में हमने बात की थी कि जब हम विशेषताओं को लेकर बात कर रहे थे तो हमने किशोर अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है और विशेषताएं हैं, जब उस बिंदु को पढ़ा था तो हमने शिक्षा के स्वरूप में देखा था कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। बात समझ पाए? सामान्य सिद्धांतों में एक सिद्धांत था योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत, इसको लेकर भी हमने बात की है कि हर शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो हर शिक्षक के, आप ये कहेंगे, निश्चित कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे हम कह लें कुछ निश्चित समयबद्ध उनके उद्देश्य हैं, जैसे आपको इतने समय में ये पाठ्यक्रम पूरा करना होता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए पूरी उस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित होना चाहिए, शिक्षण को व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए योजना की आवश्यकता होती है। जैसे हमने सबसे पहली कक्षा में क्या किया था? हमने सबसे पहली कक्षा में पूरे पाठ्यक्रम को इकाईवार उसका विभाजन किया था और फिर यथासंभव हर इकाई का दूसरे इकाई से संबंध स्थापित किया था, तार्किक संबंध स्थापित किया था। उसके अनुसार हमने अपनी कक्षाओं को आरंभ किया था। बात समझ आ रही है यहां तक की? ये क्या कहलाता है? योजना का सिद्धांत। इसी से जुड़ा हुआ आप समझ लीजिए विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत, जो बात हमने अभी की कि शिक्षक के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है कि विद्यार्थी विषय वस्तु से जुड़ जाएं, तब जाकर क्या होगा कि विद्यार्थी विषय वस्तु से जुड़े रहेंगे, और विद्यार्थी यदि विषय वस्तु से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वो वास्तविक अधिगम करते हैं, वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। बात समझ आ रही है? तो शिक्षण सिद्धांतों में, सामान्य सिद्धांतों में जो विभाजन का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अधिगम को सरल बनाने के लिए और अधिक, आप कह लीजिए, अधिगम को सुस्पष्ट बनाने के लिए जो विषय है उस विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए, और इकाइयों के बीच भी, इकाइयों के मध्य भी यथासंभव जितना अधिक संभव हो संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को पूरा एक रोड मैप दिखाई देता है
कि हमको किस गति से पढ़ना है, हमको किस प्रकार पढ़ना है। बिंदु स्पष्ट है? ये क्या कहलाता है? विभाजन का सिद्धांत। एक अंतिम बात आप समझ लीजिए, संशोधन का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत, अब ये नाम से स्पष्ट होगा आपको संशोधन का सिद्धांत क्या कहेगा। जैसे हम कहें कि शिक्षण को और अधिक स्थायी बनाने के लिए, अधिक दीर्घकालीन बनाने के लिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थियों ने ज्ञान अर्जित किया है उसको बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। जैसे कोई चीज अपडेट हुई तो बार बार क्या होता है, उसको अद्यतन किया जाना चाहिए, उसको संशोधित किया जाना चाहिए। यह शिक्षक के दृष्टिकोण से भी है, यह विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी है। विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक जो सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी बात करें तो यदि उनको जो सामग्री उन्होंने प्राप्त की है उस सामग्री में कहीं समय के अनुसार मान लीजिए उससे मांग बदलती है, प्रश्न अलग पूछे जाने लगते हैं। जैसे हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जब पढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आपको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो राज्य विश्वविद्यालय है, जो राज्य निजी विश्वविद्यालय है, जो सम विश्वविद्यालय है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, उनकी संख्या को लेकर अपडेट करना है। मैं हमेशा आपको वेबसाइट बताता हूं, वहां कहां जाकर आपको चीजें मिलेंगी। HEIs वाले ऑप्शन में मैं सारी चीज आपको बताता हूं कि आपको वहां से अपडेट कर लेना है जब आप परीक्षा में जाएं, क्योंकि संख्या में परिवर्तन राज्य निजी विश्वविद्यालय और जो सम विश्वविद्यालय है इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि जो सामग्री आपके पास है उसको अधिक स्थायी, उस ज्ञान को अधिक स्थायी बनाने के लिए उस सामग्री में यदि संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप वो संशोधन कर लें। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा यहां तक का? यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। एक होता है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। चलिए इसको भी समझ लीजिए, बहुत सरल सा है। सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। देखिए क्या होता है, कई बार कक्षा का वातावरण कैसा होता है कि ऐसा होता है कि उसमें विद्यार्थी से हम कहें कि बोर होने लगते हैं, या विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि अब ऊर्जा खत्म हो गई है अधिगम करने की। तो लंबी अवधि की जैसे मान लीजिए कक्षाएं हैं, ये अभी हम जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर बात करेंगे ना, वहां भी ये बिंदु ऐसा आएगा। तो कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक होता है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। बात समझ पाए? जैसे ही कक्षा थोड़ा सा लगा कि लंबी अवधि की कक्षा है, मोनोटोनी स्थापित हो गई, एक रास्ता है, उसको तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। ये हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में भी बात करेंगे जब हम मानसिक स्तर पर बात करेंगे कि मानसिक स्तर पर विद्यार्थी थकान महसूस करते हैं, तो अब चूंकि मानसिक प्रक्रिया शामिल हो गई तो वो हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में पढ़ लेंगे। बात समझ आ रही? एक अंतिम देख लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। व्यवहार का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। जैसे मैंने कक्षा में आपसे कई बार कहा है कि शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करे। लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने का मतलब होता है कि हर विद्यार्थी की बात सुनी जाए, यानी कि ये सिद्धांत विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है। वो अपनी बात रखने में, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई भय नहीं होना चाहिए, उन्हें आघात का डर नहीं होना चाहिए, वो अपनी अभिव्यक्ति मुक्त भाव से कर सकें। या आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि विद्यालय में किसी गतिविधि का आयोजन किया जाना है तो उस गतिविधि में भी योजना बनाने में विद्यार्थी शामिल हों, उनके क्रियान्वयन में विद्यार्थी शामिल हों, तो इससे विद्यार्थियों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। बात समझ पाए? यह सिद्धांत विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को विकसित करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा सत्व है, हमको सुना जा रहा है।
बात समझ आ गई यहां तक कि ये शिक्षण के सिद्धांतों में सामान्य सिद्धांत हैं। इन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भी शिक्षण विधियां होती हैं आधारित। बात समझ पाए? जब हम शिक्षण विधियों को लेकर पढ़ रहे होंगे तब हम इनका संदर्भ लेंगे कि हमने सामान्य सिद्धांतों में ये बात की थी। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो मुझे उम्मीद है कि आज वाली कक्षा में आपने कुछ सीखा ही होगा। आज की कक्षा भी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।